नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता एवं मुख्य परीक्षा के लिए जो मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका पेपर नंबर 6 आज हम हल करने वाले हैं। देखिएगा, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ ही आपके रीट मेंस के लिए भी साथियों राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। यूट्यूब पर ही कल मैंने पहला वीडियो राजस्थान जीके का उसमें डाला था। तो देखिएगा, बिल्कुल एक नई सोच के साथ एग्जाम बेस्ड प्रश्नों से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। पात्रता परीक्षा भी आपके लगभग यूं मान के चलिए, कल भी खबर आई थी कि इसी महीने के अंत में आपके पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होने के 4 से 5 महीने मान लीजिए या 3 से 4 महीने मान लीजिए आपके एग्जाम होने में। तो जो बच्चे अभी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पात्रता परीक्षा में ही पास ना हो और फिर मेंस में तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। और जिन्होंने पात्रता परीक्षा ऑलरेडी पास कर रखी है वो अभी से रीट मेंस की तैयारी जारी कर सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल पठन सामग्री प्रदान की जाती है? जो बोलने में अक्षम हो, श्रवण में अक्षम हो, दृष्टि में बाधित हो या गामक बाधित हो। तो देखो, ब्रेल पठन सामग्री जो आंखों से देख नहीं पाते हैं साथियों, दृष्टि बाधित जो छात्र होते हैं उनके लिए ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल पठन सामग्री उनको प्रदान की जाती है और इसका जो निर्माण है ब्रेल विधि का, ये लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था, इसी वजह से इसको ब्रेल विधि भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? दृष्टि में बाधित, तीसरा विकल्प जो है पहले प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इनमें से खेल का कौन सा सिद्धांत दिया गया था? आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, साम्य अन्वेषण का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या विरेचन का सिद्धांत? तो जो सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था, कौन से विकल्प में दे रखा है? तीसरे विकल्प में दे रखा है अतिरिक्त ऊर्जा का एक सिद्धांत दिया गया। खेल से संबंधित ये सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया साथियों? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। कि जो बालक की अतिरिक्त ऊर्जा होती है, एक तो जो खेल होते हैं उद्देश्यहीन खेल होते, कोई भी बालक जो खेलता है तो साथियों उसका एक उद्देश्य भी रहता है कि मैं जीतूं, ये करूं वो करूं। तो इस प्रकार अपनी ऊर्जा उसमें व्यय करता है। अतिरिक्त ऊर्जा का ये सिद्धांत दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है? विषय वस्तु, प्रक्रिया, उत्पादन और संक्रिया। तो मनोविज्ञान में गिलफोर्ड का जो सिद्धांत आता है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है साथियों गिलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। 3 आयाम जो बताए गए थे इनके द्वारा, वो था विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। प्रक्रिया जैसा कोई आयाम या घटक इन्होंने नहीं बताया है, तो विकल्प नंबर जो 2 है आपका सही आंसर है। प्रक्रिया इन्होंने नहीं बता रखा है। ठीक है, ये पूछा कि भाई कौन सा आयाम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या विषय परक परीक्षण? तो चौथे प्रश्न का आंसर देखें। हम कोई भी परीक्षण बनाते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। भाई बच्चों को आप बच्चों की कोई सी भी आप परीक्षा लो तो साथियों उसके लिए एक आपको पेपर बनाना पड़ेगा। अब वो पेपर आप बना रहे हो, वो परीक्षण जो आप निर्माण कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? यदि उस उद्देश्य की पूर्ति वह परीक्षण करता है तो फिर उस परीक्षण को हम कहेंगे वेद परीक्षण। क्या कहेंगे उसको? वेद परीक्षण कहेंगे। बिल्कुल पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न पूछ रहा है, CWSN का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बालक, एकांगी आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या मृदु आवश्यकता वाले बालक? तो CWSN का पूरा नाम पूछा गया है। तो CWSN का पूरा नाम देख लेते हैं। CWSN का जो पूरा नाम है
वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। क्या कहा जाता है इनको? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इनको कहते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट अलग से सुविधा भी देती है छात्रवृत्ति के रूप में भी, और जो अलग अलग श्रेणियां हैं 13-14 CWSN की, जिस प्रकार की बालक में कमी है CWSN में जिस कैटेगरी में वो आ रहा है, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध गवर्नमेंट के द्वारा इन बालकों को करवाई जाती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व आता है प्रस्तावना, मूल्यांकन, अध्यापन कार्य और पुनरावृत्ति। तो भाई ऐसा है, नाम क्या है विधि का? प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि। प्रयोग का प्रदर्शन करने से पहले ही मूल्यांकन तो करेंगे नहीं, इसको आप हटा दो। पहले ही पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, तो प्रस्तावना या अध्यापन कार्य। साथियों छठे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व क्या किया जाता है? अध्यापन कार्य किया जाता है, उसके बाद प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है? चोरी करना, झूठे हस्ताक्षर करना, व्यभिचार करना या भाई बहनों के साथ बहस करना। तो जो बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है इनमें से वो कौन से विकल्प में दे रखा है? देखो, व्यभिचार, किसी दूसरे के झूठे हस्ताक्षर या चोरी करना, ये सभी बाल अपराधों में आते हैं। लेकिन भाई बहनों के साथ बहस करना, साथियों भाई बहनों के साथ बहस करना, ये कोई बाल अपराध का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न देखेंगे, परीक्षा या पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर, रिचर्ड सकमैन, गुड्समैन या जॉन ड्यूबी। तो इनमें से जिनके द्वारा परीक्षा या पूछताछ प्रतिमान दिया गया है वो कौन से विकल्प में है? साथियों 8वें प्रश्न का आंसर देखिए, बिल्कुल परीक्षा या पूछताछ प्रतिमान के जो प्रतिपादक या जनक है वो कौन है? रिचर्ड सकमैन है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है? अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो विकल्प है मास्लो का है, थॉमसन का है, गेरेट का है या स्किनर का है। भाई देखो, ये जो परिभाषा दी गई है कि अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, इसी को यूं भी कहा जाता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सुपर की जगह सर्वोत्तम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक ही परिभाषा, ये अलग अलग नहीं है साथियों। और ये जो परिभाषा दी गई है अभिप्रेरणा की, ये किसके द्वारा दी गई है? मैस्लो, थॉमसन या गेरेट के द्वारा नहीं, बल्कि ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर, B.F. स्किनर के द्वारा ही अभिप्रेरणा की ही परिभाषा दी गई है। तो विकल्प नंबर जो 4 है प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? कीटिंग का, हर्बर्ट का, स्किनर का या ब्लूम का। तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये जो कथन कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक क्या है? शिक्षण का आधार यंत्र है। साथियों ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? कीटिंग महोदय के द्वारा ये कथन कहा गया है। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है इसको विशेष तौर से कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, किसने कहा था? कीटिंग महोदय ने कहा था। तो बिल्कुल पहला विकल्प जो है प्रश्न संख्या 10 का आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है, बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? बर्ट ने, स्टर्नबर्ग ने, थ्रस्टन ने या गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया है उन सिद्धांतों में समूह कारक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? समूह कारक की। साथियों बर्ट बर्नन ने या स्टर्नबर्ग ने तो समूह कारक की अवधारणा नहीं दी थी। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी 3 घटक बताए थे, ये भी आपका आंसर नहीं है। समूह कारक का जो सिद्धांत है ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? थ्रस्टन के द्वारा। तो फिर आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न पूछ रहा है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे?
विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से। तो इनमें से मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो किससे होता है? 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। देखो, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? हम ये जांचते हैं कि जो हमारे निर्धारित उद्देश्य होते हैं, ठीक है, इन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति या इन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हमें कहाँ तक हुई है, इसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो फिर मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध हुआ वो किससे हुआ? उद्देश्यों से हुआ। याद रखना है। तीसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला। देखो प्रश्न नंबर 13 को, एक 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभावनाएं हैं कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, दूसरा विकल्प है अनुशासन और पौष्टिकता, तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण, और चौथा विकल्प है वृद्धि और विकास। तो प्रश्न को समझोगे बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हो। साथियों देखिए, एक लड़की है 6 साल की, 6 वर्षीय लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। मतलब असाधारण योग्यता मतलब बहुत टैलेंटेड है वो। दूसरी चीज कही गई है कि उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। तो माता पिता दोनों खिलाड़ी और वो भी खिलाड़ी, तो ये आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता यहाँ पर हो रही है। नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसे भेजते हैं और सप्ताह का जो अंत होता है उसमें उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। तो मतलब आनुवंशिकता के साथ में वातावरण भी पूरा मिल रहा है। तो फिर ये किसके बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण, अथवा वातावरण भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, पर्यावरण कह दो या वातावरण कह दो। तो तीसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा 13वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है और आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। तो जो इनमें से आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है वो दोष बताइए 14वें पृष्ठ में। भाई देखो, ज्ञान आगमन विधि में जो ज्ञान है वो अस्थायी नहीं स्थायी होता है, ठीक है, विषय नीरस नहीं होता है बल्कि सरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता इसमें अधिक होती है, कम नहीं होती है। तो ये तीनों ही दोष नहीं है आगमन विधि के, बल्कि आगमन विधि का जो दोष दे रखा है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि आगमन विधि में साथियों बहुत ही आराम से हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, निर्धारित समय से हम पाठ्यक्रम भी पूरा तक नहीं करा पाते अगर पूर्ण पाठ्यक्रम इसी विधि से पढ़ाए तो विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है, वह बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किर्क, हेराल्ड, बैटमैन या टेलफोर्ड? तो देखो, अधिगम अक्षम शब्द की बात की जा रही है। अधिगम अक्षम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है भाई किसके लिए? कि जो बच्चे विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनको आप अधिगम अक्षम बालक कह सकते हो। तो ये अधिगम अक्षम जो शब्द दिया गया है, सबसे पहले किनके द्वारा ये शब्द दिया गया साथियों? किर्क महोदय के द्वारा सबसे पहले ये शब्द दिया गया। कौन सा? अधिगम अक्षम। याद रखना है इसको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किर्क ने किया था। तो पहला विकल्प जो है प्रश्न संख्या 15 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। देखो 16वां प्रश्न है, रचना कार्य नहीं है, कौन सा? पत्र लेखन करना, नाटक, निबंध लेखन या कोई नहीं? तो आपसे मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है कि भाई कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर लगभग नहीं होता है। तो रचना कार्य कौन सा नहीं है? आप पत्र लिखते हो, रचना कार्य है, निबंध लिखते हो, रचना कार्य है, लेकिन नाटक जो है साथियों ये रचना कार्य में नहीं आता। अगर यहाँ होता नाट्य लेखन, यहाँ क्या होता?
नाट्य लेखन या नाटक लेखन तो फिर वो हो जाता। इस वजह से आपके जो दूसरा विकल्प है 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, ब्रोफेन-बेलनर के जैव परिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? लघु मंडल में, मध्य मंडल में, बृहत मंडल में और घटना मंडल में। तो देखो ब्रोफेन-बेलनर ने एक जैव परिस्थितिकी प्रतिमान दिया था। अब इसमें माता पिता का क्या हो रहा है, तलाक हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो इसको लघु मध्य बृहत मंडल नहीं, ये क्या है, एक घटना है साथियों, ये है ना, तो फिर हम इसको घटना मंडल में रखेंगे। विकल्प नंबर जो 4 है प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? कौशल, अवबोध, ज्ञान और अभिरुचि। तो देखो कोई भी प्रश्न है, रिक्त स्थान उसमें दे रखा है और आपको रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो साथियों अगर प्रश्न विकल्पात्मक हो या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला हो, ये दोनों ही चीजें ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत आ जाती है? ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इनको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञान या प्रत्यय स्मरण। जो रिक्त स्थान वाले होते हैं वो तो प्रत्यय स्मरण, और जो विकल्पात्मक होते हैं हाँ नहीं सत्य सत्य वाले होते हैं वो प्रत्यभिज्ञान, और ये दोनों ही किसके भाग है? ज्ञान के भाग है। तो तीसरा विकल्प 18वें प्रश्न का आंसर होगा। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। धारा प्रवाह से पढ़ने में कमी दर्शाती है प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मकता और पिछड़े बच्चे। तो साथियों कोई बालक है जो धारा प्रवाह से पढ़ने में कमी, मतलब धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम सृजनात्मक बालक तो कहेंगे नहीं, क्योंकि सृजनात्मकता तो क्या होती है, एक कोई भी समस्या है उसके वैकल्पिक समाधानों के बारे में बताती है सृजनात्मकता। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। प्रतिभाशालिता में भी ये कोई गुण नहीं होता है या कमी नहीं होती है, क्योंकि वो प्रतिभाशाली तो नहीं रहेगा। फिर दो चीजें हैं, अधिगम अशक्तता या पिछड़े बालक। तो हम किसके अंतर्गत रखेंगे उसको? आंसर देखें प्रश्न संख्या 19 का, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भाई इसको कहा जाएगा फिर अधिगम अशक्तता। किस नाम से जाना जाएगा इसको? अगर कोई बालक धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको हम अधिगम अशक्तता के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा विकल्प 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब आज का अंतिम व 20वां प्रश्न देख लेते हैं। उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है? उद्देश्य कहलाती है, व्यवहारगत प्रतिफल कहलाती है, प्राप्य उद्देश्य या इनमें से सभी। देखो हमारे जो उद्देश्य होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी जो क्रियाएं हम करते हैं इनको प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाता है, जो एक ही कक्ष में हम प्राप्त कर लेते हैं। तो विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। ये आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है साथियों। राजस्थान जीके का भी आपको रेगुलर टेस्ट देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही जो राजस्थान में जो नए जिले बने हैं तो भूगोल से संबंधित जो जो चीज़ें चेंज हुई है थोड़ा मैटर आ जाने दीजिए, बिल्कुल अच्छे से हम उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल निःशुल्क ही यूट्यूब पर। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।